हीटेड, कैलकुलेट परसेंट लॉस इन वेट ड्यू टू हीटिंग। पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डिकम्पोज होकर ये कुछ कंपाउंड बनाएगा। और ये हमसे कह रहा है कि हीटिंग की वजह से जो लॉस वेट होगा उसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंट लॉस इन वेट की हमें जो वेट लॉस हो रहा है उसकी परसेंटेज निकालनी। इसका मतलब जरूर यहाँ पर कोई गैस बनेगी। जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो कोई गैसेस सब्सटेंस बनेगा, और गैस जो बनेगी वो क्या होगी, उड़ जाएगी, स्कैप आउट हो जाएगी। और इसी की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से वेट लॉस होगा। और जो वेट लॉस होगा उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड जब हीट होता है करते हैं हम तो वो किस में कन्वर्ट होता है। तो आपको याद रखनी है ये रिएक्शन KClO3 पोटेशियम क्लोराइड when heated to form पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये तो बनेगा सॉलिड्स, ये बनेगी गैस, और ये सॉलिड है। जब हम इसको हीट करेंगे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देते हैं और इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2। अब ये हमारे पास होगी बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन के लिए हम मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे, लेकिन मोल मोल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट दी गई है, मास दिया गया पोटेशियम क्लोराइड का, उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास 2 और 3 आ गया। पोटेशियम क्लोराइड के मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 245 ग्राम और इसका जो मोलर मास होता है वो 122.5 आएगा। तुम जोड़ के निकाल लेना। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो तुम इसको ऐड सम करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 122.5 आएगा मोलर मास। तो मोल कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, 2 आ जाएंगे। अब मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। मोल KClO3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल KCl अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल O2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। हमें KClO3 के मोल कितने दिए गए, 2 अपॉन 2। हमें क्या पूछा गया है, परसेंटेज लॉस इन वेट, जो वेट लॉस हुआ उसकी परसेंटेज। इसका मतलब पहले हम अमाउंट निकाल लें, हम ये देख लें कि ऑक्सीजन गैस के कितने मोल बने, ऑक्सीजन का कितना मास बना। जितना ऑक्सीजन बनेगा वही मास तो लॉस होगा, उसी का लॉस होगा। तो हम मोल निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल कितने आ जाएंगे, यहाँ से पता चल रहा है मोल O2 अपॉन 3। तो ऑक्सीजन के मोल कितने बन गए, 3। ऑक्सीजन के मोल 3 बन गए। तो मोल से गिवन मास, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन गैस का, 32। तो ये हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म इक्वल टू 96 ग्राम, यानी कि 96 ग्राम इसमें ऑक्सीजन गैस बनी। और ऑक्सीजन गैस तो बनेगी, वो तो वहां से निकल जाएगी। इसका मतलब जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो 96 ग्राम मास जो होगा वो वहां से स्कैप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। परसेंटेज पूछा है, जो लॉस हो रहा है, जो वेट में लॉस हो रहा है, वेट का जो लॉस हो रहा है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए क्या निकालते हैं, 100 में से। तो परसेंटेज के लिए क्या कहेंगे, 245 ग्राम, 245 ग्राम में से लॉस कितना हुआ है, 96 ग्राम। तो 100 ग्राम में से परसेंटेज के लिए कितने में से 245 ग्राम दिया था, उसमें से लॉस कितना हुआ, 96 ग्राम का। 100 ग्राम में से कितने का हो जाएगा, 96 अपॉन 245 इंटू 100। यह आ जाएगा परसेंटेज लॉस इन वेट। इसको आप सोल्व करोगे, आई थिंक ये 39 समथिंग कुछ परसेंट आ जाएगा। तो 39% वेट का जो हो गया वो लॉस हो गया। अगर अब तुमसे ये पूछ लिया जाता कि परसेंटेज रेजिड्यू लेफ्ट, परसेंटेज रेजिड्यू कितना लेफ्ट रह जाएगा। टोटल 100 है, 100 में से 39 जो होगा वो तो लॉस हो गया, तो रह कितना जाएगा, 100 माइनस 39, इतना रेजिड्यू जो होगा वो लेफ्ट रह जाएगा। रेजिड्यू का मतलब जो सॉलिड रहा, कौन रहा सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड।
परसेंट यील्ड निकालो। तो परसेंट यील्ड का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, परसेंट यील्ड का क्या मतलब है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। a प्लस बी ट्रू फॉर्म ए बी हमें दिया गया है इस रिएक्शन के लिए, इफ 1 मोल each of A and B are react, then 0.5 mole of AB are formed. Calculate percentage yield of given reaction. कह रहा है हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी से क्या बना, ए बी बन रहा है। 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर रिएक्ट, ए और बी दोनों के एक एक मोल रिएक्ट कर रहे हैं और 0.5 मोल बन रहे हैं ए बी के। कह रहा है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालो, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो क्या फॉर्मूला आएगा हम देख लेते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसका एक मोल दिया गया हमें, इसका भी एक मोल दिया गया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 1 है, तो मोल कितना दिया गया 1, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, इसका मोल भी कितना दिया गया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 भी है, तो मोल ए भी कितना बनेगा हमारे पास, 1 मोल बनना चाहिए। हम मतलब मोल एनालिसिस से हम क्या पता लगा रहे हैं कि ए बी का मोल कितना बनना चाहिए था, मोल ए बी इक्वल टू 1। ये जो 1 मोल है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये 1 मोल तो क्या हमारा एक्सपेक्टेड, इसको एक्सपेक्टेड भी कह सकते हो और इसी को थ्योरेटिकल भी कह सकते हो, थ्योरेटिकल मोल, यानी कि मोल एनालिसिस लगाकर हमने जो एक्सपेक्ट किया कि इतना आएगा, यानी कि थ्योरेटिकल मोल कितना आया 1, बट हमें दिया गया कितना एक्चुअल में जो ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो, एक्चुअल मोल, एक्चुअल जो मोल बना वो तो कितना बना है, एक्चुअल मोल 1 बना 0.5 बना है, तो परसेंटेज यील्ड निकालनी है हमें। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 मोल बनेगा ए बी का, बट एक्चुअल में बना कितना 0.5 मोल बना। परसेंटेज यील्ड मतलब 1 में से कितना बना, 1 मोल में से 0.5 मोल, तो परसेंटेज के लिए किस में से निकालेंगे, 100 मोल में से कितना बनेगा, तो 1 मोल में से बना कितना 0.5 मोल, 100 मोल में से कितना बनेगा 0.5 अपॉन 1 इंटू 100। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, परसेंटेज यील्ड ऊपर कौन से मोल होंगे, एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला। परसेंटेज यील्ड निकालने का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये आपको मोल ना दिए गए हो तो मास भी ले सकते हो, एक्चुअल मास जो हमें दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व जो आया, अपॉन थ्योरेटिकल, रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अफेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये उतनी अमाउंट बने जो हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास इंटू 100, इससे भी निकाल सकते हो, या एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इंटू 100। तो ये होगा परसेंटेज यील्ड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला। इसी के हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वीडियो के साथ साथ, जो हम लेक्चर डिलीवर के दौरान जो मैं प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो सब क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक में करने हैं। तो अब हमारे पास क्या है, 8 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ A2B3, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं, A प्लस बी कंबाइन टू फॉर्म A2B3, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस के लिए इसके आगे लगा देते हैं 2 और इसके आगे लगा देते हैं 3। अब इसने हमें A के मोल दिए हैं 8 और B के मोल दिए हैं 20, A के 8 मोल B के 20 मोल के साथ रिएक्ट करके कह रहा है AB के 3 मोल्स बन रहे हैं। अगर वो आपसे परसेंटेज यील्ड मांगेगा तो वो जो एक्चुअल अमाउंट होगी प्रोडक्ट की वो देगा। तो यहाँ पर A2B3 के मोल एक्चुअल में जो मिले वो दे रखे हैं, 3 मोल मिल रहे हैं, तो परसेंटेज यील्ड हमसे मांगी गई है, पूछी गई है। मोल एनालिसिस लगा देते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2
3 and 1. Mole analysis, mole A upon 2 is equal to mole B upon 3 is equal to mole A2 B3 upon 1. पहले हम देख लेते हैं ये एक्सेस रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट का केस है या नहीं। यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर A और B के मोल रेशियो 2:3 है और जो मोल हमें रेशियो दिया गया है वो 8:20 दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है 2:3 रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का और ये है मोल रेशियो डिफरेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का केस बन गया। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम देखें कैसे देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, गिवन मोल को क्या करेंगे इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो A के मोल कितने आ गए 4, B के मोल निकाल लेते हैं 20/3 कितने आ गए 6.66। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा A, B कौन है एक्सेस रिएजेंट। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल ही हमें क्या करने हैं पुट करने हैं। तो हम ये देख लेते हैं जो A2 B3 के जो मोल बने 3 वो तो एक्चुअल मोल है, हम निकालेंगे थ्योरेटिकल मोल। हम मोल एनालिसिस के हाफ से देखेंगे कि कितने मोल निकलेंगे। थ्योरेटिकल मोल हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा A, तो A ही डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट A, इसके मोल दिए गए हैं 8, तो 8/2 इज इक्वल टू मोल A2 B3। तो A2 B3 के मोल कितने बन गए, क्या आ गया आंसर 4। तो ये जो 4 मोल है ये तो कौन से हमारे एक्सपेक्टेड मोल यानी कि थ्योरेटिकल मोल, और इसी को क्या कह सकते हो थ्योरेटिकल मोल। तो परसेंटेज निकालने का परसेंटेज ये फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें परसेंटेज का मतलब है 100 मोल में से कितने मोल बनेंगे ये निकाल सकते हैं ना। तो 4 में से बने कितने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 बनेंगे बट वास्तव में बने कितने एक्चुअली रिएक्शन कंडीशन की वजह से। तो 4 मोल में से बने कितने 3 मोल। परसेंटेज के लिए 100 मोल में से कितने बनेंगे 3/4 इंटू 100 क्या जाएगा परसेंटेज यील्ड। यही बताया था मैंने एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इंटू 100 क्या आ जाएगा परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 75% यानी कि परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी 75%। यानी कि जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 मोल बनेंगे वहां पर 75 मोल ही बनेंगे, 100 नहीं बनेंगे। इसी में अब उल्टा किया जा सकता है। अब ये कहा जाएगा कि आपको किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे दी जाएगी और आपसे मोल पूछ लेंगे एक्चुअल मोल जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, परसेंटेज यील्ड देकर एक्चुअल मोल पूछ लेंगे। इसी क्वेश्चन में हम करेंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है 8 मोल्स ऑफ A react with 20 moles of B. Calculate the moles of A2B3 formed if percentage yield of reaction is 75%. अब यहाँ पर हमें रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दे दी। अगर हमें परसेंटेज यील्ड नहीं दी जाती, सिर्फ हमसे ये कहता कि A के 8 मोल B के 20 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और मोल A2B3 के मोल निकालो, अमाउंट निकालो, तो हम जो थ्योरेटिकल मोल निकालते हैं मोल एनालिसिस लगाकर वो निकाल देते। लेकिन अब ये हमसे अगर परसेंटेज यील्ड दी गई है तो हम परसेंटेज यील्ड दी गई है इसका मतलब हमें एक्चुअल मोल निकालने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल मोल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल मोल में। इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या किया था, हमें एक्चुअल मोल दे दिए गए थे, वहां पर हमें परसेंटेज यील्ड पूछ ली थी। अब रिवर्स है, परसेंटेज यील्ड दे दी गई है 75% यील्ड है, तो A2B3 के जो मोल बनेंगे वो निकालने हैं हमें। इसमें ये हमें एक्चुअल या थ्योरेटिकल नहीं बोलेगा, हमें जाहिर है कि यील्ड दी गई है तो ये हमसे क्या पूछ रहा है एक्चुअल मोल ही पूछ रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, मोल एनालिसिस लगाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही हम मोल एनालिसिस लगाएंगे। तो रिएक्शन लिख लेते हैं A2B3 बन रहा है तो A प्लस B कंबाइन टू फॉर्म A2B3। बैलेंस कर लेते हैं 2 3 मोल एनालिसिस मोल A अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल B अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल A2B3 अपॉन 1। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास A जो है, क्योंकि 8/2 इज इक्वल टू 4 और B के मोल है 20 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 6.66। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास A है। लिमिटिंग रिएजेंट A, लिमिटिंग रिएजेंट का पता होना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट के अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने वाला है। तो A के मोल पुट करेंगे हम यहाँ पर
8/2, तो मोल A2B3 कितने आ गए? A2B3 के मोल कितने आ गए? 4 मोल। ये तो थ्योरेटिकल मोल आए हैं, ये तो तब आए हैं जब हमारे पास 100% यील्ड होती या हमें कुछ कमिटमेंट नहीं किया जाता यील्ड के बारे में। अब इसने हमसे परसेंटेज यील्ड दे रखी है 75% यील्ड है रिएक्शन की, यानी कि 100 मोल में से अगर हम 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 100 नहीं बनेंगे, 100 में से कितने बनेंगे? 75 ही बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड देके एक्चुअल मोल पूछ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 75% का क्या मतलब है कि 100 मोल में से बने कितने? 75 मोल। इसका मतलब यही है 100 मोल में से थ्योरेटिकल 100 तो लेकिन बनेंगे कितने? 75 ही। एक्सपर्ट 100 कर रहे थे लेकिन बनेंगे कितने? 75। इसका मतलब ये है 4 में से कितने बनेंगे फिर? 75 × 4/100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कितने मोल आ जाएंगे? ये 3 मोल। तो A2B3 के मोल पूछ रही है इसने परसेंटेज यील्ड देके, एक्चुअल में मोल बनेंगे कितने? 3 बनेंगे। थ्योरेटिकल तो 4 आए थे लेकिन परसेंट यील्ड 75% थी ना, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट 4 का 75% निकाल लेते, डायरेक्ट 4 का क्या करते? 75% निकाल लेते, 4 मोल का 75%, तो भी आंसर कितना आ जाता? 3 मोल। एक्सपेक्ट 4 कर रहे थे लेकिन आएंगे कितने? 3 आएंगे। लेकिन ये हम तभी निकालेंगे जब हमें परसेंटेज यील्ड के बारे में कुछ बोला गया है। अगर नहीं बोला गया है तो हमारा आंसर 4 आता, बट अब हमारा आंसर क्या आएगा? परसेंटेज यील्ड है तो 3 आएगा। 100 में से 75 बन रहे हैं तो 4 में से कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंजप्टिव रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड के बाद कंजप्टिव रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजप्टिव रिएक्शन होती क्या है। क्या होता है, हमें कुछ रिएक्शन स्टेप में कंप्लीट होती है, एक बार में कंप्लीट नहीं होती है, एक स्टेप में, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। तो एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट बनेगा। पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे स्टेप में फिर से रिएक्टेंट का काम करेगा। हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट बना वो तीसरे स्टेप में फिर से रिएक्टेंट का काम करे। तो जिन रिएक्शन में एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करे वो रिएक्शन कंजक्टिव रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, A+B से बना A2B3 and A2B3 further combine C to form A2B3C4। इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना A2B3, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में किसका काम कर रहा है? रिएक्टेंट का। कंजक्टिव रिएक्शन है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये निकल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? निकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर पहली रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोडक्ट बनी, नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड किसका काम कर रही है? रिएक्टेंट का काम कर रही है। कंजक्टिव रिएक्शन है। इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है कुछ कंजक्टिव रिएक्शंस के एग्जांपल। अब कंजक्टिव रिएक्शंस की मोल एनालिसिस को हम कैसे सोल्व करें? यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कंजक्टिव रिएक्शन दी गई है, तो कंजक्टिव रिएक्शन में मोल एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी अननोन रिएजेंट की अमाउंट कैसे पता लगाएं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिखा है 12 मोल्स ईच ऑफ A, B and C आर टेकन इनिशियली। स्टार्टिंग में 3 रिएक्टेंट थे A, B और C, तीनों के 12 मोल लिए गए हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ A2B3C4 फॉर्म्ड। A2B3C4 जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मोल निकालने हैं। इसके लिए हमें रिएक्शन दी गई है। कंजक्टिव रिएक्शन हमें नहीं पता चलेगा कि ये कंजक्टिव रिएक्शन है, वो हमें दी जाएगी। हमें ये नहीं पता चलेगा कि A, B, C जो है वो सेपरेटली रिएक्ट करेंगे। इसके लिए हमें हमेशा रिएक्शन गिवन होगी। रिएक्शन यहाँ दी गई है, 2 रिएक्शन दी गई है। पहले A+B कंबाइन करके A2B3 बना रहा है। अब A2B3 फर्दर C के साथ रिएक्ट कर रहा है। C जो वो दूसरे स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में ही A और B के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। A और B के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बना उसके साथ C रिएक्ट कर रहा है। हमें नहीं पता चलेगा ये हमें दिया जाएगा। तो हमें ये कंजक्टिव रिएक्शन दी गई थी। इससे बना
A2B3C4, A2B3C4 के मोल हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया और ये हमने 3 लगा दिया। मोल मोल एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। मोल A अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल B अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल A2B3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब A और B में से भी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मोल को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। A के मोल कितने आ गए 6, B के मोल कितने आ जाएंगे 12/3 4। जिसके कम आएंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर B, और ये एक्सेस रिएजेंट है। प्रोडक्ट की जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है A2B3 उसके मोल निकालने पड़ेंगे हमें पहले। तो A2B3 के मोल कौन डिसाइड करेगा, जो पूरा कंज्यूम हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट B। तो B के अकॉर्डिंग अब B के ही मोल हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो B के मोल हमें कितने दिए गए हैं 12/3। तो कितने मोल बनेंगे A2B3 के मोल कितने बनेंगे, ये 4। A2B3 के मोल कितने बन गए 4 बन गए। इसी से अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि A के कितने मोल कंज्यूम करेंगे, तो हम बता सकते हैं A के कितने मोल कंज्यूम करेंगे। मोल ऑफ A ये वो मोल है जो क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे। 8 मोल कंज्यूम करेंगे। हमें दिए गए कितने थे 12 मोल दिए गए थे। 12 में से A के कितने कंज्यूम करेंगे 8, और 8 कितने जाएंगे 4। बट ये हमने रिएक्शन में पूछा नहीं गया था। अब आगे चलते हैं। तो मोल निकाल लिए हमने, मोल A2B3 कितने आ गए 4 मोल। अब सेकंड रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं पहले। A2B3C4 ये A2B3 है, इसके आगे हम लगा देंगे 4। तो ये भी हमारे पास सेकंड रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर भी मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। मोल A2B3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल C अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल A2B3C4 अपॉन 1। अब यहाँ पर भी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं, कौन सा है। A2B3 के मोल कितने दिए गए 4 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो कितने मोल बन गए 4। मोल C कितने आ जाएंगे 12 दिए गए हैं, 12 मोल है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन है C लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि C के 12 के 12 मोल कंज्यूम होंगे। लेकिन A2B3 के इस रिएक्शन में जो मोल बने थे वो 4 बने थे। 4 में से सारे कंज्यूम नहीं होंगे। हम देख सकते हैं कि कितने कंज्यूम होंगे, ये हमें निकालने हैं कितने कंज्यूम होंगे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो मोल बने थे A2B3 के वो तो कितने बने थे 4 बने थे। बट अब हम देखेंगे कि 4 के 4 मोल रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। कैसे निकाला, इसके मोल है 4 और C के मोल कितने आएंगे 12 मोल दिए गए थे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4 3। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा C है। C कंप्लीट कंज्यूम करेगा 12 के 12 मोल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल किसके पुट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल पुट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के मोल हम यहाँ पर 12 पुट कर देते हैं अपॉन 4। तो मोल A2B3C4 कितने बन जाएंगे, A2B3C4 के मोल कितने बन जाएंगे 3 बनेंगे ना। मोल कितने बन जाएंगे इसके 3 बनेंगे। A2B3 के मोल कितने कंज्यूम होंगे, ये वो मोल है A2B3 के जो कंज्यूम होंगे। कितने कंज्यूम होंगे, मोल B3 अपॉन 1 कितने कंज्यूम होंगे 3 आए। वहां से कितने आए थे 4, यहाँ बने थे 4 लेकिन कंज्यूम हुए सिर्फ कितने 3। एक मोल इसका अनरिएक्ट रह गया। तो ये थे हमारे पास कंजक्टिव रिएक्शन और इनसे रिलेटेड मोल मोल एनालिसिस। अब की बार मैंने जो क्वेश्चन लिया है कंजक्टिव रिएक्शन और परसेंट यील्ड दोनों को मिक्स करके लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला ही है। 12 मोल्स ऑफ ईच A, B एंड C आर टेकन इनिशियली। 3 रिएक्टेंट दिए थे A, B, C, तीनों के 12 मोल लिए थे। रिएक्ट कर रहे हैं वो, और कह रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ A2B3C4 फॉर्म। बिल्कुल वही वाला केस है, बट अब की बार यहाँ पर लिखा हुआ है 60% यील्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है 40% यील्ड। उस टाइम कुछ नहीं लिखा था तो थ्योरेटिकल मोल निकालने थे। अब की बार 60%, जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल मोल आएंगे उनके 60% ही बनेंगे फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकंड रिएक्शन में जो थ्योरेटिकल मोल जो एक्सपेक्टेड मोल आएगा उसका 40% ही बनेगा।
तो अब की बार हमें निकालना है मोल A2B3C4 फॉर्म। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोल A2B3 फॉर्म। A2B3 के मोल कितने बनेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? थ्योरेटिकल मोल कितने बनेंगे, मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे। मोल ए के कितने दिए हैं? 12। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। कितना आ गया? 6। मोल बी के कितने दिए गए हैं? 12। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3। लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हमारा कौन? बी। तो बी डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट A2B3 के जो मोल बनेंगे। तो A2B3 के जो मोल बनेंगे, पहले हम फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। 2A प्लस 3B 60% यील्ड दे रखी है A2B3। बैलेंस है इक्वेशन, मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं। मोल A अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल B अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल A2B3 अपॉन 1। लिमिटिंग रिएजेंट ही हम रिएक्शन में पुट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा B, तो इसके मोल हमें दिए गए हैं 12 अपॉन 3। तो मोल A2B3 कितने बनेंगे? 4। बट 4 तो तब बनते हैं, ये तो थ्योरेटिकल है, एक्सपेक्टेड है, जब यील्ड के बारे में हमें कुछ नहीं कमिटमेंट किया गया। अब इसने 60% यील्ड बोल रखी है हमें। 60% यील्ड अगर बोल दी, इसका मतलब जो मोल बन रहे हैं एक्चुअल में उसका 60% ही बनेंगे। तो 4 का 60%, 4 का 60% क्या हो जाएगा? 4 इंटू 60 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 2.4 मोल। एक्चुअल में A2B3 के मोल कितने बनेंगे? 2.4 ही बनेंगे। अब आगे चलते हैं। A2B3 के जो एक्चुअल में मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2.4 बनेंगे। अब ये जो 2.4 मोल है ये C के साथ रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन हमें दी गई है यहाँ पर, कंजक्टिव रिएक्शन है यहाँ पर। A2B3 C के साथ कंबाइन कर रही है, A2B3 C4 बना रही है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, 4 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई। अब हमारे पास एक तो है रिएजेंट कौन? A2B3 और एक हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? C। हम देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मोल A2B3 कितने आ जाएंगे? इसके मोल कितने आए हैं? 2.4। और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका कितना है? 4। इसका 1 है। तो मोल को दिए गिवन मोल को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो A2B3 के मोल कितने आएंगे? 4। C के मोल, C के स्टार्टिंग में मोल हमें 12 दिए गए हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, तो 3। अब की बार हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सेकंड रिएक्शन में? A2B3। A2B3 लिमिटिंग रिएजेंट है, 2.4 आया है, यानी कि इसके 2.4 मोल कंप्लीट कंज्यूम होंगे। C के मोल 3 जो हमारे पास जो थे 12 वो कंप्लीट कंज्यूम नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं मोल A2B3 C4 के मोल कितने बनेंगे? यहाँ पर भी लिखा है 40% यील्ड मिलेगी, यानी कि जो हम मोल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड जो आएंगे उसके 40% ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? अब मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। मोल A2B3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल C अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल A2B3 C4 अपॉन 1। यहाँ पर मोल हमें कितने दिए गए हैं? 2.4 इज इक्वल टू मोल C अपॉन 4 इज इक्वल टू मोल A2B3 C4। तो A2B3 C4 के थ्योरेटिकल मोल कितने बनने चाहिए? 2.4। ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन इनका 40% ही बनेगा। तो 2.4 का 40% निकाल लेंगे हम। कैसे निकालोगे? तो मोल एक्चुअल में जो बनेंगे वो कितने आ जाएंगे? 40% ऑफ 2.4, 2.4 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये एक्चुअल मोल बनेंगे। A2B3 C4 के जो एक्चुअल मोल होंगे वो ये बनेंगे। इसका 40% कर लिया। इसी तरह से C के मोल जो कंज्यूम करेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। ये जो C के मोल है वो कंज्यूम करेंगे वो आएंगे। कितने कंज्यूम करेंगे? 2.4 इंटू 4। तो ये था हमारे पास परसेंटेज और कंजक्टिव रिएक्शन का मिक्स्ड प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, और कुछ बहुत सारी मैंने आपको PDF भी सेंड की थी एक्सरसाइज, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करनी है। आप कर नहीं रहे हो, करते तो मेरे सामने आप प्रॉब्लम लेके आते। कोई भी बच्चा मेरे सामने प्रॉब्लम लेके नहीं आ रहा है। मैंने आपको संडे तक का टाइम दे रखा है, तो संडे से पहले या संडे इवनिंग तक डेफिनेटली आप
आप मैंने जितनी पीडीएफ दी है वो सारे एक्सरसाइज आप मुझे सोल्व करके मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप अपनी नोटबुक की पिक्स जो होंगी वो सेंड करोगे।